Hi everyone, welcome to Mera Physio, a pan-India chain of physiotherapy clinics. इस वीडियो में आज हम बात करेंगे हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन एंड इंजरी के कॉजेस, रिस्क फैक्टर और उनके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कॉजेस के बारे में। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन एक बहुत ही कॉमन स्पोर्ट्स इंजरी है। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया था कि हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन तब होता है जब कभी हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स में, जो कि हमारे थाई के पिछले हिस्से में होती है, उसमें अगर बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव स्ट्रेच या ओवरलोडिंग हो जाए, तब यह स्ट्रेन देखने को मिलता है। इसके कुछ कारण होते हैं। जैसे पहला कारण है, अगर एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी जैसे स्पोर्ट्स इन सब में इन्वॉल्व होने से पहले सही से वार्म अप नहीं किया गया। हमारी मसल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं, जैसे उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उनमें स्ट्रेचेबिलिटी होती है, उनमें कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है। अगर हमारी मसल्स टाइट है, यानी हमने अगर सही से वार्म अप नहीं किया है और वो मसल्स रेडी नहीं है आने वाले ट्रॉमा के लिए, तब मसल स्ट्रेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हमारी मसल अपने शेप से बाहर है या हम कोई भी एक्टिविटी जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं, तब भी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन होने के चांसेस हैं। यह कारण सिर्फ हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन में ही नहीं, किसी भी मसल स्ट्रेन में एप्लीकेबल हो सकता है। अगर हमारी मसल्स वीक है और हम उनमें जरूरत से ज्यादा उनसे वर्क ले रहे हैं, तब उन मसल्स में स्ट्रेन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि हमारी मसल्स में उतनी एनर्जी नहीं होती है जितने हम उससे काम ले रहे हैं। अगर हमारे लेग मसल्स के साइज में इम्बैलेंस, यानी क्वाड्रिसेप मसल अगर हैमस्ट्रिंग की मसल से बड़ी है या पावरफुल है, ऐसे केसेस में भी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन या वीकर मसल के स्ट्रेन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जब भी हम कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे रनिंग या कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिसमें हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स काम आ रही है, लेकिन क्योंकि वह कमजोर है, इसलिए उस हैमस्ट्रिंग मसल्स में फटीग होने या टायर्डनेस होने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती। इसीलिए हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेन होने की ज़्यादा रिस्क में होती। जब भी हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जैसे अगर हम जिम में वर्कआउट कर रहे हैं या कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, ऐसी एक्टिविटी करते वक्त अगर हम अपने फॉर्म या टेक्निक का ध्यान नहीं रखते हैं और हम मसल में एक्सेसिव लोड दे देते हैं जाने या अनजाने में, ऐसे केसेस में हैमस्ट्रिंग मसल में एक्सेसिव स्ट्रेस पड़ता है। इस स्ट्रेस के कारण ग्रेड 1, ग्रेड 2 या ग्रेड 3 किसी भी ग्रेड का टीयर हो सकता है, जो कि एक बहुत ही पेनफुल और डिस्कम्फर्ट से भरी हुई सिचुएशन होती। अगर किसी स्पोर्ट्स पर्सन या एथलीट पहले कोई इंजरी हुई है, वो क्वाड्रिसेप की इंजरी रही हो या हैमस्ट्रिंग की इंजरी रही हो, और उसको पूरा टाइम हील होने के लिए नहीं दिया गया, यानी सही जितना रिक्वायर्ड रेस्ट था उतना रेस्ट नहीं दिया गया, ऐसे में भी इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते। जब भी हम किसी भी इंजरी से
आगे बढ़ते या हम रिहैबिलिटेशन के प्रोसेस को अनदेखा कर देते हैं, तब रिस्क बढ़ जाता है हैमस्ट्रिंग या क्वाड्रिसेप मसल के स्ट्रेन का। अगर कोई हैमस्ट्रिंग इंजरी पहले ही रही हो हमें, लेकिन हमने उसे अनदेखा किया, उसका सही से ट्रीटमेंट नहीं लिया, या अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में वापस आने से पहले हमने प्रॉपर रिहैबिलिटेशन प्रोसेस से हम नहीं गुजरे, ऐसे केसेस में हैमस्ट्रिंग इंजरी के प्रोग्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाता है। अगर पहले वो ग्रेड 0 इन स्ट्रेन था, तो वो धीरे धीरे ग्रेड 2 में बढ़ता है और फिर ग्रेड 3 में, जिसका अल्टीमेट ट्रीटमेंट मेथड सर्जरी ही होता है, और वह एक काफी लंबा ड्यूरेशन के लिए वह ट्रीटमेंट मेथड चलता है। ग्रेड 0 में कम से कम 3 से 4 हफ्ते लगते हैं। वहीं ग्रेड 3 में अगर हमारे अनदेखा करने के कारण या हमारे नेग्लिजेंसी के कारण हम सही ध्यान नहीं दिए अपनी इंजरी में और वो प्रोग्रेस कर गया ग्रेड 3 में, तो उसका रिहैबिलिटेशन और सर्जिकल प्रोसेस पूरा 3 से 6 महीने तक जाता। कॉजेस के बाद हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स के बारे में। इसमें हम बात करेंगे ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसमें हैमस्ट्रिंग इंजरी या स्ट्रेन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ओल्डर एज, जैसे जैसे एज आगे बढ़ती है, सार्कोपीनिया यानी का मसल्स की जो साइज है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। ऐसे केसेस में अगर कोई बहुत ज्यादा एक्सर्शन हुआ मसल को, या मसल में बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ा या स्ट्रेस हुआ, ऐसे केसेस में मसल टियर या हैमस्ट्रिंग टियर होने का रिस्क ज्यादा होता है। अगर किसी को पहले यानी प्रीवियस हैमस्ट्रिंग इंजरी रही है, तब भी यह बहुत ही ध्यान देना पड़ता है कि हम रिहैबिलिटेशन प्रोसेस से पूरे तरीके से गुजरे। जब हम पूरे रिहैबिलिटेशन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, उसके बाद भी कुछ महीनों के लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर हम वो सावधानियां नहीं बरतते हैं, तो हमारी जो प्रीवियस हैमस्ट्रिंग इंजरी है वो आगे प्रोग्रेस कर सकती है। जैसा कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि हमारी मसल्स के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे स्ट्रेचेबिलिटी हो गई, फ्लेक्सिबिलिटी है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है। वैसे ही अगर हैमस्ट्रिंग मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो, तो पहली चीज घुटने मोड़ने में और घुटने एक्सटेंड करने में, दोनों में बहुत ही दिक्कत जाती है। यह एक निशानी होती है कि हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, यानी हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स टाइट है। हमारी हैमस्ट्रिंग्स मसल टाइट होने के बावजूद भी अगर हम उनसे बहुत ज़्यादा काम ले रहे हैं या बहुत ज़्यादा उनमें स्ट्रेस दे रहे हैं, ऐसे केसेस में भी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन होने का या हैमस्ट्रिंग इंजरी होने का रिस्क बढ़ जाता है। हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड डिपोजिशन होता है। अगर लैक्टिक एसिड डिपोजिशन बहुत ज़्यादा हो गया, यानी मसल्स पूरी तरीके से थक चुके और उन्हें अब न्यूट्रिशन की जरूरत है, अगर सही न्यूट्रिशन नहीं दिया गया, मसल से सिर्फ और सिर्फ काम लेते गए और उनमें प्रोग्रेसिव ओवर स्ट्रेचिंग होती गई, ऐसे केसेस में भी मसल्स के टियर होने का चांस ज्यादा होता। जब भी हम कभी लोअर लिम्ब के मसल्स के स्ट्रेन के बारे में बात करते हैं, तो हम कोर के बारे में जरूर बात करते हैं, क्योंकि
अगर हमारी कोर की स्टेबिलिटी अच्छी नहीं है, यानी हमारी बहुत ही कमजोर कोर है, हमारे एब्डोमिनल मसल्स कमजोर है, जिसके कारण हमारे बैक मसल्स की स्टेबिलिटी इफेक्ट होती है, तब भी हैमस्ट्रिंग या क्वाड्रिसेप मसल्स के टियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उनको बैक मसल्स को भी सपोर्ट करना पड़ता है, और अगर उनमें पहले से ही ताकत नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, उनमें स्ट्रेंथ नहीं है, ऐसे केसेस में जब उनमें ओवर लोडिंग होती है, तब रिस्क बढ़ जाता है मसल स्ट्रेन का। अगर क्वाड्रिसेप मसल हैमस्ट्रिंग मसल से ज़्यादा मजबूत है, यानी हैमस्ट्रिंग मसल वीक है क्वाड्रिसेप मसल से, जिसके कारण स्ट्रेंथ इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, ऐसे केसेस में भी मसल टियर होने का चांस बढ़ जाता है। क्योंकि जब भी हम कोई रनिंग एक्टिविटी करते हैं जिसमें लेग यानी हमारे घुटने से पैर मुड़ता है और सीधा होता है, तब क्वाड्रिसेप और हैमस्ट्रिंग मसल दोनों का बराबर रोल होता है। अगर हैमस्ट्रिंग मसल वीक है, तब ऐसे केसेस में हैमस्ट्रिंग मसल बहुत जल्दी ही फटीक हो जाती है या थक जाती है, और उनमें रिस्क बढ़ जाता है स्ट्रेन का। अगर हमें पहले कभी भी काफ इंजरी रही, यानी गैस्ट्रोनीमियस मसल या सोलियस मसल में इंजरी रही हो, तब भी रिस्क बढ़ता है हैमस्ट्रिंग मसल या क्वाड्रिसेप मसल के स्ट्रेन का। वो इसलिए क्योंकि जब भी हम फुट की लैंडिंग करते हैं, तब गैस्ट्रोनीमियस और सोलियस मसल का इम्पोर्टेंट रोल होता है, और वहां से घुटने के मूवमेंट इफेक्ट होते हैं। जब हमारे घुटने के मूवमेंट इफेक्ट हो रहे हैं, अल्टीमेटली वहाँ हैमस्ट्रिंग मसल और क्वाड्रिसेप मसल्स का रोल आ जाता है। अगर हैमस्ट्रिंग मसल वीक है या पहले से इंजरी हुई है, तब रिस्क बढ़ जाता है मसल स्ट्रेन का। सबसे मुख्य और प्रमुख कारण तब होता है जब किसी भी एथलीट को नी इंजरी रही है। अगर नी इंजरी रही है तो उसके सराउंडिंग में जितनी भी मसल्स है वो सब वीक हो जाती है। जैसे हम आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग करते हैं, और उस स्ट्रेंथनिंग में हमें आसपास की सारी मसल्स को स्ट्रेंथन करना पड़ता है। अगर हमारी कोई भी मसल वीक है, जैसे अगर हैमस्ट्रिंग वीक है, तो वो टियर होने के लिए ज़्यादा प्रोन होती है, यानी उसमें टियर होने का रिस्क ज़्यादा होता है। ओटाइटिस प्यूबिस ये एक ऐसी इंफ्लामेटरी कंडीशन है जिसमें पेल्विक मसल्स का इन्फ्लामेशन हो जाता है, यानी उसका लोड पेल्विक बोन और पेल्विक एरिया, अपने हिप एरिया का जो लोड है वो भी हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप मसल में आने लगता है। अगर हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स वीक है, तो उनमें रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उनमें वीकनेस के कारण और लोड उठाने की क्षमता नहीं बचती। अब बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की, यानी क्या लक्षण होते हैं हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन के या हैमस्ट्रिंग टियर के। जब भी कोई स्ट्रेन या टियर होता है, चाहे वो हैमस्ट्रिंग मसल में हो या किसी भी मसल में हो, पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है। ग्रेड 0 में पेन कम होता है, डिस्कम्फर्ट कम रहता है। जैसे जैसे ग्रेड आगे बढ़ते हैं, यानी ग्रेड 1 में पेन का लेवल बढ़ता है, वास स्कोर जिससे हम पता करते हैं कि पेन एक्चुअल में है कितना,
जिसमें 0 से लेकर 10 तक की रेटिंग होती है, उसमें पेन स्कोर ग्रेड 0 का कम होता है, पेन 1 का एवरेज रहता है और ग्रेड 2 का एवरेज रहेगा। वहीं ग्रेड 3 का जो है पेन स्केल बहुत ही ज्यादा होता है। टेंडरनेस, जब भी कभी मसल स्ट्रेन या टियर होता है और फिजियोथेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिशियन उस एरिया को पालपेट करते हैं, वहां टच करके देखते हैं, तो उस एरिया के आसपास के सभी सरफेसेस में एक कोमल सा सरफेस पाया जाता है। यानी वो एरिया पूरे जो हार्ड रहती है, स्किन जो वहाँ की रहती है, वो बहुत ही नरम और सॉफ्ट हो जाती है। रेंज ऑफ मोशन रिड्यूस होना, यानी अगर हमारी हैमस्ट्रिंग मसल वीक है या उसमें टियर है, तो हमारे नी जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, क्योंकि हैमस्ट्रिंग मसल्स इतना सपोर्ट नहीं कर पाती। जैसा मैंने पहले भी बताया, नी मूवमेंट में हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप का दोनों का बराबर रोल होता है। अगर हैमस्ट्रिंग मसल वीक है तो क्वाड्रिसेप्स मसल भी उतना सपोर्ट नहीं कर पाती। अगर क्वाड्रिसेप मसल वीक है तो हैमस्ट्रिंग मसल भी उतना सपोर्ट नहीं कर पाती, क्योंकि एक दूसरे का सपोर्ट के साथ ही रेंज ऑफ मूवमेंट पॉसिबल है हमारे घुटने का। जब भी कभी हैमस्ट्रिंग टियर या कोई भी मसल टियर होती है, उसके सराउंडिंग में हमेशा एक स्कार टिश्यू फॉर्म हो जाता है, यानी वहाँ हेमाटोमा हो जाता है, ब्लड वहाँ क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। ये तब होता है अगर कंप्लीट टियर, यानी ग्रेड 3 टियर। और ग्रेड 3 टियर में जैसा कि हम जानते हैं बहुत एक्सेसिव पेन होता है, बहुत एक्सेसिव डिस्कम्फर्ट रहता है, मूवमेंट एकदम ही रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्शन सही नहीं हो रहा है किसी भी मसल में, जैसे हम यहाँ हैमस्ट्रिंग मसल की बात कर रहे हैं, तो अगर हैमस्ट्रिंग मसल में कॉन्ट्रैक्शन मेंटेन नहीं हो पा रहा, यानी स्ट्रेंथ मसल की कम हो रही है, यह भी एक लक्षण होता है कि मसल में टियर हो रहा है। वो ग्रेड 0 हो सकता है, ग्रेड 1 हो सकता है, और या ग्रेड 2 भी हो सकता है। अगर हमारी हैमस्ट्रिंग मसल की लेंथ कम है या हमारी क्वाड्रिसेप्स मसल्स की लेंथ ज्यादा है, यानी कि इनबैलेंस हो रहा है, ऐसे केसेस में भी हैमस्ट्रिंग टियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि इनबैलेंस के कारण किसी भी एक पर्टिकुलर मसल पे स्ट्रेस ज्यादा पड़ने लगता है, और ऐसे प्रोसेस में जो मसल वीक होती है, वो मसल कोशिश करती है दूसरे मसल को सपोर्ट करने की, लेकिन क्योंकि वो वीक है इसलिए वो सपोर्ट नहीं कर पाती है, और उसमें एक्सेसिव स्ट्रेच पड़ जाता है, एक्सेसिव उसमें लोड पड़ जाता है। ऐसे केसेस में टियर होने के चांसेस बढ़ते हैं। यानी अगर पहले ग्रेड 1 था तो वो ग्रेड 2 में प्रोग्रेस हो सकता है, या ग्रेड 2 था तो ग्रेड 3 में प्रोग्रेस हो सकता है। मसल टीयर जिस एरिया में होता है वहाँ स्वेलिंग बहुत ही कॉमनली देखी जाती है। स्वेलिंग होना एक हीलिंग प्रोसेस का एक पार्ट है। जब भी वहाँ स्वेलिंग होती है तो फिजियोथेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिशियन उसके लिए कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट मेथड यूज करते हैं। ऐसा बहुत ही रेयर देखा गया है कि किसी भी मसल टीयर के कारण शरीर के किसी भी अंग में नम्बनेस यानी सुन्नपन होना,
झुंझुनाहट होना या किसी भी लिम्ब के एक्सट्रीमिटी, यानी कि अगर पैर में हो रहा है तो उंगलियों की कमजोरी, या बहुत ही रेयरली देखा जाता है, क्योंकि अक्सर ये सिम्टम्स उनमें ही देखे जाते हैं जब कभी नर्व इन्वॉल्वमेंट होता है या नर्व एंट्रैपमेंट होता है। अगर नस कहीं दबने लगती है, जैसे शियाटिका के केस में होता है, शियाटिका के केस में अगर शियाटिक नर्व पिंच हो रही है, तब सुन्नपन या झुंझुनाहट का एहसास होता है पेशेंट को पैरों में। लेकिन क्योंकि यहाँ नर्व का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, सिर्फ मसल का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए ऐसे सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते या बहुत ही रेयरली मिलते। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, यही एक स्कार टिश्यू होता है जिसमें डिस्कलरेशन हो जाता है स्किन का, क्योंकि वहाँ ब्लड क्लॉट होने लगता है, ब्लड फ्लो सही नहीं हो पाता। और ऐसे केसेस में एक क्लियर पिक्चर एक फिजिशियन और या कोई भी डॉक्टर ये देख के बता सकता है कि हाँ, इस पर्टिकुलर एरिया में मसल टियर हो रहे हैं, जो आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे डायग्नोस कर सकते हैं कि मसल टियर हुआ है। अगर हुआ है तो किस ग्रेडिंग का हुआ, उसके लिए कौन कौन से हम टेस्ट यूज करते हैं, कौन कौन से हम मेथड यूज करते हैं, ये हम अगले वीडियो में बात करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा फिजियो द्वारा दिया गया हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन के कॉजेस, रिस्क फैक्टर, साइन एंड सिम्टम्स के बारे में यह जो सेशन था वह आपको पसंद आया होगा और आपको हेल्दी रहने में मदद करेगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।